नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। नॉर्मल दोस्तों, जैसे हम रिटेलर्स मार्केट में काम शुरू करते हैं तो हम लोगों की ना हर किसी की एक चाहत होती है कि हमको हमारे पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर स्टॉक होने चाहिए। मल्टी बैगर हर कोई चाहता है बट मिलता तो नहीं किसी को, हर किसी को मल्टी बैगर, कि हर स्टॉक मल्टी बैगर हो नहीं सकता। तो आज के हम इस वीडियो में दोस्तों एक मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर स्टडी करेंगे और उससे समझेंगे कि अगर कोई स्टॉक मल्टी बैगर होता है वो किन क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो जाके वो मल्टी बैगर होता है, और मल्टी बैगर होने के लिए उसको कितना ग्रो करना पड़ता है, और उसमें क्या क्या, अगर कोई मल्टी बैगर आप स्टॉक ले रहे हो तो आपको चूज़ करने के समय किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो आज का। आज के हम इस मल्टी बैगर स्टॉक्स में जो डिस्कस करेंगे उसमें दोस्तों एक स्टॉक जो मल्टी बैगर रहा है अभी तक का, बजाज फाइनेंस। आप पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में दोस्तों आपको बजाज फाइनेंस से बड़ा मल्टी बैगर कोई नहीं मिलेगा। आपको एग्जांपल देता हूँ मल्टी बैगर में। जैसे अगर बजाज फाइनेंस में आज से 10 साल पहले अगर 2012 में किसी ने अगर 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया रहता तो आज के दिन पे उसके शेयर की वैल्यू 60 लाख रुपया होती, मतलब 100 टाइम्स। तो अगर कोई स्टॉक 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना हो जाए तो मल्टी बैगर बोला जाता है। बट बजाज फाइनेंस ने मोर देन 100 टाइम्स अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों मल्टी बैगर आप देखेंगे तो मल्टी बैगर की एक थ्योरी है, और मल्टी बैगर थ्योरी क्या बोलती है कि अगर कोई स्टॉक जो मल्टी बैगर बनता है या बनने की राह पर है, तो मल्टी बैगर को अगर स्टॉक बनना है तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है कि उसका उस स्टॉक का प्राइस अर्निंग, या आप उसका प्राइस टू बुक बोलिए, प्राइस अर्निंग बोलिए या तो प्राइस टू बुक बोलिए वो, और साथ में उसका ईपीएस दोनों बढ़ना चाहिए। तो जाके वो कोई स्टॉक, वो जो स्टॉक रहता है फिर आपको वो स्टॉक मल्टी बैगर बनने की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बजाज फाइनेंस को आप देखेंगे दोस्तों, तो बजाज फाइनेंस इस समय अपने प्राइस टू बुक 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन पे बजाज फाइनेंस में जो प्राइस टू बुक है वो 2 टाइम्स है, और FY24 में देखेंगे तो 5.5 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने बोला बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक 2 अलग चीज़ें होती हैं। पहले हम इसको समझते हैं कि प्राइस टू बुक क्या होता है। तो समझ लीजिए अगर कोई स्टॉक है उसका बुक वैल्यू 100 रुपया है और उसके शेयर का प्राइस 200 रुपया है, तो वो क्या होगा, वो अपने बुक प्राइस पर 2 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइस टू बुक 2 टाइम्स। अगर कोई स्टॉक 50 रुपया है, उसका बुक वैल्यू 50 रुपया है और वो उसका शेयर का भाव 500 रुपया है, तो वो स्टॉक्स अपने प्राइस टू बुक पे 5 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है। अब ये तो हो गया प्राइस टू बुक, लेकिन जैसे मैंने बोला आप बुक वैल्यू का कितने टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है वो उसको हम बोलते हैं प्राइस टू बुक। लेकिन आपको बुक वैल्यू समझना है, तो बुक वैल्यू कैसे समझेंगे कि अभी बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू कैसे मिलेगा। तो बुक वैल्यू का जो दोस्तों निकालने का फॉर्मूला है कि अगर कोई कंपनी XYZ कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं उसको आप ऐड कर लीजिए, उसमें से उसके टोटल लाइबिलिटीज़ कितने हैं उसको माइनस कर दीजिए, और जो बैलेंस आता है उसको आपके उसके जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, जितने शेयर्स उन्होंने मार्केट में इशू किए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूँ कि एग्जांपल से पकड़ते कि अगर कोई स्टॉक्स है फॉर एग्जांपल जिसका टोटल एसेट साइज लाइक उसका प्लांट, मशीनरी, लैंड, ऑफिस के प्रॉपर्टी जो भी है सब पकड़ के उसके टोटल एसेट्स की साइज आती है 10 करोड़, और उस पर उस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है 50 लाख का, और उसके जो टोटल शेयर्स उसने पब्लिक में इशू किए हुए हैं वो कितने हैं टोटल, वो 2 लाख है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में हम उस कंपनी का जो एसेट्स है 10 करोड़ में से उसका लायबिलिटीज जो है 50 लाख उसको माइनस कर देंगे, तो हमें बैलेंस मिलेगा 9.5 करोड़। 9.5 करोड़ को हम उसका जो 2 लाख का आउटस्टैंडिंग शेयर है जो टोटल उसे डिवाइड करेंगे तो हमें फिगर मिलेगा 475 का। तो ये जो 475 आया दोस्तों ये उसका बुक वैल्यू है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू निकालते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर कोई स्टॉक से बुक वैल्यू मिल गया, उसका प्राइस टू बुक 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, तो उस हिसाब से देखा जाता है। जैसे मतलब अभी
अगर इस कंपनी का समय हमने निकाला बुक वैल्यू 475 रुपया है और इस कंपनी का शेयर मार्केट में 900 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये अपने प्राइस टू बुक 2 टाइप्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका कंपनी का भाव जैसे में बुक वैल्यू 475 है और उसका शेयर का भाव 4750 हो जाता है, तो ये कितना कर रहा है, ये अपने प्राइस टू बुक 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से ये होता है दोस्तों। नॉर्मली बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स अपने प्राइस टू बुक पे 5 to 5.5 के बीच में ट्रेड करते हैं, क्योंकि प्राइस टू बुक जो होता है ना दोस्तों, वो कैसे आता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है, आपने जो इक्विटी उसमें डिप्लॉय किया है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो डिफाइन करता है कि प्राइस टू बुक क्या होगा। नॉर्मली बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक जो होते हैं वो मतलब मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी है, पूरा बुलिश है मार्केट, तो उस कंडीशन में ये अपने बुक वैल्यू के 6.5 to 7 टाइम्स तक जाता है और फिर वहाँ से वापस थोड़ा करेक्ट होकर वापस से 5 साढ़े 5 के पास में आ जाता है। और मार्केट में मंदी है, घोर से घोर मंदी है, तो बजाज फाइनेंस अपने बुक वैल्यू से 3 to 5 पॉइंट तक आता है, फिर वहाँ से वापस वो आ जाता है। तो इसका बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक जो ट्रेड करने का अभी तक का रेंज रहा है वो 3.5 से अपर साइड में आप देखेंगे तो 6.57 मैक्सिमम ये रहा है। अभी बजाज फाइनेंस आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस अपने FY24 में 5.5 के बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में वैसे दोस्तों बजाज फाइनेंस जैसे होते हैं स्टॉक्स, इनको ना मतलब प्राइस अप्रिसिएशन ज़्यादा, अब बुक वैल्यू से आप बोलेंगे बुक वैल्यू वाइज इनको ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों, अगर समझ लो कोई स्टॉक है, ठीक है, अगर उसका EPS 5 है और उसका प्राइस टू बुक भी 5 है और अगले 10 साल में अगर वो स्टॉक का EPS 5 का 10 हो रहा है और प्राइस टू बुक भी डबल हो रहा है, 5 का 10 हो रहा है, तो नॉर्मली अगर इतना उनके स्टॉक EPS और प्राइस टू बुक डबल होते हैं तो ये स्टॉक्स आपको आप देखेंगे मार्केट में तो नॉर्मली 4 टाइम्स का आपको रिटर्न देगा। तो अभी दोस्तों बजाज फाइनेंस को समझते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे नॉर्मली कि अगर हम बजाज फाइनेंस को समझे, बजाज फाइनेंस में दोस्तों स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। मतलब बजाज फाइनेंस के पास पूरा अपॉर्चुनिटी की भंडार है, उनके पास पूरा मार्केट खुला हुआ है। आज के दिन में अगर हम बजाज फाइनेंस को देखें तो बजाज फाइनेंस ने करीब 7 करोड़ हिंदुस्तानियों को लोन दिया, 7 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन को उन्होंने करीब लोन दिया है। और आज के दिन पे इनकी जो AUM साइज है, जो असेट अंडर मैनेजमेंट उनकी है, करीब वो 3.5 लाख करोड़ है। तो अगर हम समझने के लिए इनका जो लोन साइज है 3.5 लाख करोड़ AUM है, उसको 7 करोड़ से डिवाइड कर दे तो हमको एक फिगर आएगा करीब 50,000 का। तो ये जो 50,000 फिगर है दोस्तों, ये बजाज फाइनेंस का एक टिकट साइज निकलता है कि मतलब एक बजाज फाइनेंस ने जो अपने कंज्यूमर को लोन दिया है, एक एवरेज 50,000 के करीब लोन दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो जो बजाज फाइनेंस ने ये लोन बांटे हैं, इसमें इसका हाउसिंग का लोन भी घुसा हुआ है। तब आपको भी ये पता है कि 50,000 में तो कोई घर मिलता नहीं है। आप कोई भी घर लेने जा रहे हो तो 40 लाख 50 लाख करोड़ों में घर आते हैं। तो अगर मैं इसको सही फिगर लेने के लिए अगर इसको मैं इसका एक्स ऑफ हाउसिंग लोन देखना चाहूँ तो इसका टिकट साइज हमने डिस्कस किया 50,000 आ रहा है, तो 50,000 से भी कम हो जाएगा, वो करीब 25-30,000 के आसपास में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप जब कंज्यूमर लोन लेते हो तो कंज्यूमर लोन में कैसा रहता है कि आप उसमें आप टीवी लोगे, फ्रिज लोगे, मोबाइल लोगे, वॉशिंग मशीन लोगे, ये सब में जो फंडिंग होती है, जो लोन लिया जाता है 25,000, 30,000, 40,000, 60,000 मैक्सिमम इस साइड के लोन लिया। लेकिन आप जब वही आप होम लोन करते हो 50 लाख 60 लाख करोड़ों के लोन होम लोन में होते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आप देखेंगे तो मतलब बजाज फाइनेंस ने पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफ़ी फोकस किया है कि हाउसिंग लोन के ऊपर जाए। तभी अगर मैं अगले 10 साल 15 साल का बजाज फाइनेंस की ग्रोथ को समझने के लिए एनालाइज करूँ तो आप देखेंगे दोस्तों कि बजाज फाइनेंस जो कंज्यूमर लोन कर रहा था तो कंज्यूमर लोन से वो होम लोन में आया। तो कैसा होता है ना दोस्तों कि मतलब अगर आप छोटे छोटे लोन बांट रहे हो तो छोटे छोटे लोन के साथ में आपको ना बहुत बड़ा होना अगर है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी अगर मैं समझ लो हम बजाज फाइनेंस की आगे क्या हो सकता है, कैसे क्या करेगा, उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल एक डेटा एनालाइज करते हैं इंडियन GDP का। जो भारत में पर कैपिटा इनकम है
आज के दिन पे कितना है, $2,500, $2,500 जो है आज के दिन पे हर भारतीय की इनकम है। अगर मैं अगले 10 से 15 साल में सोचूं कि अगले 10 से 15 साल में ये जो पर कैपिटा इनकम भारत की है, ये जो आज $2,500 है वो बढ़ के $10,000 हो जाएगी। तो अगर ये $10,000 हो जाएगा तो दोस्तों लोन में ना, लोन का जो एक इन्हेंसमेंट बोलते हैं वो भी एक बड़ी चीज़ होती है। अगर बजाज फाइनेंस अपने लोन में इन्हेंसमेंट जो टिकट साइज़ का जो है, उसका जो हमने डिस्कस किया, एक 50,000 का एक टिकट साइज़ का एवरेज आ रहा है, अगर उसको भी एवरेज बढ़ा के लेके जाए, जो 50,000 उसको 70,000, 80,000, 1 लाख लेके जाए, तो वो भी उससे भी बजाज फाइनेंस को बहुत बड़ी ग्रोथ मिल सकती है, बहुत बड़ा री रेटिंग हो सकती है बजाज फाइनेंस की। अब बजाज फाइनेंस का आप नॉर्मली देखेंगे दोस्तों, जो बजाज फाइनेंस के जो कस्टमर है वो कौन है। तो बजाज फाइनेंस के जो नॉर्मल कस्टमर हैं दोस्तों, वो कैसे हैं, मतलब एजुकेटेड लोग हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, या फिर लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, जिनकी आप पकड़ेंगे इनकम 50,000 60,000 के आसपास में आती है, 40,000 के आसपास में आती है, या फिर जो गांव के दूर दराज इलाके में रहते हैं, कहीं पे दुकान अपना चला रहे हैं, तो ये लोग बजाज फाइनेंस से ज़्यादा लोन लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस के दोस्तों ये जो लोन लोग ले रहे हैं, आप इनको देखेंगे तो ये आगे चल के अगर समझ लो इनकी इनकम बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बताया आज के दिन पे बजाज हमारे देश की पर कैपिटा इनकम जो $2,500 है, तो $10,000 हो जाती है अगर, तो ये लोग आज के दिन पे जो अगर बजाज फाइनेंस से 25,000, 30,000, 40,000 का लोन ले रहे हैं, तो आगे चल के ये अपनी लोन की अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा एक डेटा समझते हैं, जैसे अगर आप बजाज फाइनेंस का देखेंगे, बजाज फाइनेंस का जैसे मैंने बताया कि 7 करोड़ इनके कस्टमर बेस है, 7 करोड़ लोगों को इन्होंने लोन दिया हुआ है। और इंडिया में टैक्स पेयर कितने हैं, इंडिया में टैक्स पेयर भी 7 करोड़ लोग हैं। तो आप इस डेटा से आप सोचेंगे कि अगर इंडिया में टैक्स पेयर 7 करोड़ लोग हैं और बजाज फाइनेंस ने 7 करोड़ लोगों को लोन भी दे दिया, तो अब ये कितने लोगों को और नए किसको लोन देगा। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, अगर समझ लो बजाज फाइनेंस का जो टिकट साइज़ 50,000 60,000 है, और अगर इसकी ये टिकट साइज़ बड़ी होती 20 लाख 25 लाख की होती, तो फिर हम सोच सकते हैं कि जितने लोग थे सबको तो बजाज फाइनेंस ने लोन दे दिया है, अब किसे लोन देगा। ऐसा नहीं है। बजाज फाइनेंस के लिए अगर आपको देखना है, बजाज फाइनेंस का एक्चुअल आपको नंबर समझने के लिए आपको देखना चाहिए कि भारत में कितने लोगों के पास पैन कार्ड है। तो भारत में जो पैन कार्ड इंडिया में जो है, तो 50 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है। तो ये जो 50 करोड़ लोग हैं, ये बजाज फाइनेंस के प्रोस्पेक्टस क्लाइंट हैं। आगे चल के ये बजाज फाइनेंस के कस्टमर बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर किसी ने पैन कार्ड लिया है, तो ऑब्वियसली पैन कार्ड लिया है तो वो आगे चल के लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिस्क लेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ लेगा, कुछ बेचेगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगा। तो ये जो 50 करोड़ हैं लोग, ये बजाज फाइनेंस के आगे कस्टमर बन सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल एक और डेटा एनालाइज करते हैं कि अगर आज के दिन पे मैं देखूं कि इंडिया की जीडीपी जो ग्रोथ कर रही है, करीब 5 साढ़े 5 6 के बीच में ग्रोथ कर रही है, और इंडिया की इन्फ्लेशन अगले 10 साल के लिए मैं अगर एवरेज पकड़ूँ तो इन्फ्लेशन भी इंडिया का 5 से 6% के बीच में रहेगा, और इंडिया का ग्रोथ जो होगा वो भी 5 से 6% के बीच में होगा। तो करीब करीब आपको देखेंगे तो इंडिया का नेट ग्रोथ जो आ जाएगा, आपको रियल ग्रोथ आपको मिल जाएगा 12% के आसपास में। अगर ये 12% के हिसाब से अगर अगले 10 साल हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है कि अब, तो उसका बजाज फाइनेंस के कस्टमर पे या उसके उस पर क्या फ़र्क आए उसको समझते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया आपको, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ 11-12% हो सकती थी, ये रियल जीडीपी मैंने बताया, नहीं न कि नेट जीडीपी। क्योंकि आप नॉर्मली जो डेटा जीडीपी का देखते हो तो वो कैसा रहता है, तो वो माइनस इन्फ्लेशन करके वो नेट जीडीपी डेटा जो आता है वो होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 5% से इकॉनमी बढ़ी, लास्ट क्वार्टर में 5.5% से बढ़ी, 6% से बढ़ी, तो वो माइनस इन्फ्लेशन करके वो नेट जीडीपी हमें डेटा दिया जाता है। अब जैसे दोस्तों मैंने बताया कि अगर लोन इन्वेस्टमेंट बजाज फाइनेंस कर लेता है तो भी बहुत बड़ी उसकी हो सकती है। तो अभी ये 3 डेटा जो हमने रखे दोस्तों, अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पहले बजाज फाइनेंस के जितने भी डेटा है, जो भी पॉइंट्स हम पहले उसको सबको टेबल पे रखते हैं,
और फिर एनालाइज करते हैं कि बजाज फाइनेंस का क्या हो सकता है। क्या बजाज फाइनेंस जैसे पिछले 10 साल में 100 गुना हुआ है, तो क्या बजाज फाइनेंस यहाँ से अगले 10 साल में वापस 10 गुना हो सकता है क्या? क्योंकि दोस्तों अभी इसमें जो शुरू में जो ग्रोथ आई है वो ग्रोथ अब वापस से नहीं था। अगर अगर ये कोई सोचे कि बजाज फाइनेंस पिछले 10 साल में 12 साल में 100 गुना हुआ है तो वापस अगले 10 साल 12 साल में 100 गुना होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर मैं ये देखूँ कि मतलब बजाज फाइनेंस देखो 10 गुना होगा नहीं होगा ये बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स के या फिर कोई अच्छी स्टॉक्स पकड़ते हैं तो स्टॉक दोस्तों हर स्टॉक अपने लाइफ में 10 गुना तो हो ही जाता है। बट वो 10 गुना अगर हो रहा है तो 10 गुना कितने समय में हो रहा है, बड़ी चीज़ वो होती है। अगर कोई स्टॉक 20 साल में अपने 10 गुना हो रहा है तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टॉक है जो 15 साल में 10 गुना हो रहा है तो ठीक है, 15 साल में भी ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टॉक्स 10 साल में 10 गुना हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर कोई स्टॉक 5 साल में 10 गुना हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम इसी चीज़ को समझेंगे कि अगर ये बजाज फाइनेंस अगले 10 साल में 10 गुना होगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, अब निफ्टी का ETF ले लीजिए, उसका भी CAGR आप देखेंगे तो 12-13% का आता है, तो अगले 10 साल में वो भी 10 गुना हो जाएगा। लेकिन आप वो ये कि इन्वेस्टर की कि आप कितने में सेटिस्फाइड हो और आप कितने साल में आपका पैसा डबल ट्रिपल होना देखना चाहोगे। तो बजाज फाइनेंस मुझे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा तो नहीं, बट एक प्रॉब्लम जरूर बजाज फाइनेंस पे समझ में आती है कि बजाज फाइनेंस इसके पहले जो ग्रोथ कर रहा था दोस्तों 30% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा था। उनकी जो लोन ग्रोथ हो रही थी वो 30% 32% के आसपास में ग्रोथ कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखे होंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो 30% से घट के 18% 20% के आसपास में आई है। तो बजाज फाइनेंस जो नया लोन बांट रहा है लोगों को या नया लोन कर रहा है वो 20% के हिसाब से कर रहा है। अगर बजाज फाइनेंस 18-20% के हिसाब से नया लोन ग्रो कर रहा है और उसके जो एग्जिस्टिंग लोन है या पुराने लोन है उनको वो थोड़ा अपग्रेड कर ले तो ग्रोथ अच्छी आ सकती है। जैसे दोस्तों मतलब एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब लोगों की जो एस्पिरेशन होती है वो भी एक बड़ी चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आप या मैं या कोई भी XYZ है, तो क्या होता है कि जैसे अगर मैंने पिछली बार कोई मोबाइल लिया 30,000 का लिया, तो अगली बार जब मैं मोबाइल लेने जाऊँगा ना दोस्तों तो उसमें पिछली बार तो मैंने 30,000 का लिया था, इस बार थोड़ा उससे महंगा लेता हूँ, थोड़ा उससे अच्छा क्वालिटी का लेता हूँ। आप वो सब सोचोगे तो इस हिसाब से जो लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे भी अगर उसको वहाँ पे उनको मिले थोड़ा ग्रोथ मिले और प्लस ये नए लोन जो 18% 20% के हिसाब से ग्रो करते रहे तो उनको जो आप देखेंगे मतलब आज के टाइम पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगले 10 साल में बजाज फाइनेंस यहाँ से 18-20% ग्रो करेगा तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अभी आप आज बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो बजाज फाइनेंस दोस्तों अपने प्राइस बुक वैल्यू पे 5.5 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर बजाज फाइनेंस में जो नई ग्रोथ आ रही है ना तो बजाज फाइनेंस को भी ज़्यादा ग्रोथ कहाँ से आ रहा है, हाउसिंग से आ रहा है। अभी उनका जो पहले ज़्यादा ग्रोथ आता था वो कंज्यूमर से आता था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ सालों समय से हाउसिंग लोन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वहाँ से उनको ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है। तो कैसा रहना दोस्तों, बजाज फाइनेंस में आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस जो होम लोन आज के दिन पे कर रहा है तो 10% 11% 12% के आसपास में कर रहा है। अब वो 10% 11-12% पे क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो अगर आप जैसे किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक कहाँ से लोन, बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंकों के पास पैसा आता है कासा से। अब बैंकों में हमारे जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रहते हैं और जो हम वहाँ पर पैसा डालते हैं तो वो पैसा बैंकों को मिल जाता है आगे लेंडिंग के लिए। हम जैसे नॉर्मल आप देखेंगे करंट अकाउंट में तो करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट सेविंग अकाउंट में 2% 3% 3.5% मैक्सिमम मिलता है। हाँ 1-2 बैंक है जो 6-7% देते हैं, बट वो 1-2 बैंक ही, ज़्यादा नहीं है। लेकिन यही केस में अगर आप बजाज फाइनेंस के केस में देखेंगे तो बजाज फाइनेंस जब पैसा डिपॉजिट उठाने जाता है तो वो चाहे कंज्यूमर से ले चाहे मार्केट से ले कहीं से ले तो उसको जो पैसा मिलेगा वो 8-8.5% के आसपास में मिलेगा। तो अगर वो पैसा 8-8.5% पे लेता है तो 8-8.5% पे पैसा लेके वो सामने लेंड करेगा 11% 12% 13% पे मैक्सिमम। लेकिन
जब वो कंज्यूमर लोन करता है तो कंज्यूमर लोन कितने पे करता है, 16%, 17%, 18% पे करता है। कंज्यूमर लोन थोड़ा महंगे करते हैं। तो अब ये काफ़ी लोग सोचेंगे कि अगर यार उसको कंज्यूमर लोन में 16%, 17% मिल रहा है और होम लोन में 10-12% मिल रहा है, तो कंज्यूमर लोन ही ज़्यादा क्यों नहीं करता, होम लोन क्यों कर रहा है। तो कैसा रहता है दोस्तों कि कंज्यूमर लोन जो रहते हैं, कंज्यूमर लोन कैसा रहता है कि वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं। अगर आप मोबाइल ले रहे हो, टीवी ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो 6 महीने 8 महीने मैक्सिमम ये पीरियड के लिए लोन रहते हैं। क्या होता है, 6-8 महीने में वो आदमी लोन रीपे करके देता है। तो फिर क्या होता है, फिर वापस नया कस्टमर ढूंढो, नया लोगों को ढूंढो, वापस आप बजाज फाइनेंस जाएगा, लोन मेला लगाएगा, इसको वहाँ पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा, ये सब करेगा। लेकिन अगर हम वही हाउसिंग लोन कर देते तो हाउसिंग लोन में कैसा रहता है कि आदमी कम से कम 10 से 15 साल के लिए ब्लॉक हो गया। अगर आपने किसी एक बंदे को हाउसिंग लोन कर दिया तो कम से कम उसको 10 साल तो लगेंगे ही उसको वो लोन रीपे करने के लिए। तो इसलिए मतलब बजाज फाइनेंस थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हम एक लंबी पीरियड का लोन बांट दें जिसमें लोग ब्लॉक रहे 10 साल 15 साल के लिए, और कंज्यूमर में हम कंटिन्यू लोन करते रहे, सो दैट कि हमें अच्छा वहाँ से थोड़ा नॉर्मल कंपेयर टू अदर जो हमारे कंपटीटर उनसे ज़्यादा हम कर सकें। तो आते हैं दोस्तों फिर वापस से बजाज फाइनेंस के नंबर पे। अगर मैं जैसे पकड़ लेता हूँ तो बजाज फाइनेंस का आज के दिन पे बुक वैल्यू 1000 है, और इसको मैं अगर ROI से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इसका EPS मिल जाएगा। अगर मैं ROI 20% का मान लेता हूँ और 1000 का बुक वैल्यू है तो इसका EPS कितना आएगा, 200 रुपया। अगर इसका EPS 200 रुपया आ रहा है तो क्या होगा दोस्तों कि लेकिन कैसा होता है ना, मार्केट जो रहता है ये बजाज फाइनेंस या इसकी जो कंपनियां रहती हैं, इन कंपनियों को EPS पे नहीं, इनको प्राइस टू बुक जो बुक वैल्यू होता है उस पर ज़्यादा ट्रेड करता है, उस पर ज़्यादा वैल्यू देता है। तो आज के दिन में बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक कितना है, 5.5, और अगले 10 साल इनका प्राइस टू बुक कितना बढ़ सकता है, अब इसको समझते हैं। अगर क्या आज के दिन पे अगर बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक 5.5 है, तो क्या अगले 10 साल में बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक 10 हो सकता है? तो अगर आप दोस्तों मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि शायद नहीं हो सकता। क्योंकि कैसा है ना दोस्तों, जब कोई कंपनी बड़ी होने लगती है, उसका साइज़ बड़ा होने लगता है, स्केल बड़ा हो जाता है, तो उसका जो प्राइस टू बुक होता है ना, वो धीरे धीरे कंप्रेस होता है, वो धीरे धीरे कम ही होता है। आप जैसे आप पकड़ लो, आप HDFC बैंक को पकड़ो। अगर आप HDFC बैंक को देखोगे तो HDFC बैंक दोस्तों 2001 में जब इसने सेंचुरियन बैंक को टेक ओवर किया था तो इसका प्राइस टू बुक उस समय कितना था, 7 टाइम। उस समय HDFC बैंक प्राइस टू बुक 7 पे ट्रेड कर रहा था, और आज के दिन पे HDFC बैंक 2.1 पे ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे जैसे कोई कंपनी ग्रो करती, बड़ी करती, उनका स्केल बड़ा होने लगता है, तो उनकी जो वैल्यूएशन हो, जो बुक वैल्यू तो कंप्रेस होती है, तो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। मार्केट में कैसा होता है ना दोस्तों कि जब अगर कोई स्टॉक्स डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4-5 गुना अपने भाव से हो जाता है, तो मार्केट में ना मतलब आपको चारों तरफ सुनाई देने लगेगा, अरे इसको पकड़ लो, इसको ले लो, ये मल्टीबैगर हो जाएगा, 5 गुना हो चुका है, 50 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। मतलब आपको अब चारों तरफ मल्टीबैगर दिखाई देने लगेगा। आप कहीं पे भी जाओगे तो मल्टीबैगर। दोस्तों मल्टीबैगर का जो थियरी है, इतना आसान मल्टीबैगर नहीं होता है। आजकल आप जो ट्विटर पे देखोगे, टीवी चैनल्स पे देखोगे, आप यूट्यूबर्स को देखोगे, मैं बोलता हूँ, तो मतलब हर कोई आके आपको देता है मल्टीबैगर, ये ले लो मल्टीबैगर, वो ले लो मल्टीबैगर हो जाएगा। मल्टीबैगर इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। वो शोले मूवी अगर आपने देखी हो, उसमें धर्मेंद्र कहता है ना कि गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा तो नहीं है कि दौड़े बस पकड़ लिए। तो वैसे दोस्तों मल्टीबैगर भी बकरी का बच्चा नहीं है कि बस लिए और मल्टीबैगर हो गया। मल्टीबैगर लाइफ में, किसी के लाइफ में 1-2 स्टॉक मिल गया, बहुत मतलब एक भी मिल जाए ना, बहुत बड़ी चीज होती है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब बजाज फाइनेंस ने भी कितने लोगों ने आज से 10 साल 12 साल पहले लिया होगा, लेकिन क्या उन्होंने आज तक उसको होल्ड किया है? नहीं किया होगा। ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं। अगर मल्टीबैगर मिल भी जाए तो उतने पीरियड के लिए लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर करो दोस्तों कि मल्टीबैगर ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिलते। मल्टीबैगर जो बनने के बाद काफ़ी जब हो जाएगा तो समझ आएगा ये मल्टीबैगर हो रहा है।
लेकिन मल्टीबैगर बनने के लिए जो आपको अभी क्राइटेरिया बताया, इन क्राइटेरियाज को ध्यान दीजिए। अगर कोई स्टॉक मल्टीबैगर है तभी बन सकता है जब वो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। तो दोस्तों, अगर मैं अभी आगे के वीडियो में अपना बजाज फाइनेंस को वापस से घूम के आते हैं। दोस्तों, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल में बजाज फाइनेंस में 20% का ईपीएस ग्रोथ आएगा, तो अगर ये 20% ईपीएस ग्रोथ आएगा तो पहले हम उसके डेटा को समझते हैं, उसका ब्रेकअप समझते हैं कि ये 20% का ईपीएस कैसे आएगा। तो अगर आज के दिन में मैं पकड़ूँ दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि हमारी इकोनॉमी, जैसे गवर्नमेंट भी बोलती है, आज के दिन में हमारी इकोनॉमी कितनी डॉलर है, करीब $3 ट्रिलियन की है, और अगले 5 साल में हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। वो 5 साल कब आएगा वो पता नहीं, लेकिन 5 साल में हो जाएगी, पक्का है। तो दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर अगले 10 साल में मैं पकड़ूँ कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो यहाँ से 2.5 से 3 गुना हो जाएगी। तो अगर मैं 10 साल में पकड़ता हूँ कि यहाँ पे आज के दिन जो पर कैपिटा इनकम है 3 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों, 3 गुना अगर कोई चीज़ होती है तो 3 गुना होने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? 114। 114 जो है ये 3 टाइप्स का फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे? 114 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप 114 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? करीब 11.5%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले 10 साल तक इंडिया के जो वर्किंग क्लास है, जो काम करते हैं, उनकी ईयरली सैलरी 11.5% के हिसाब से अगर बढ़ेगी या बढ़ती है तो 10 साल बाद इंडिया की जो मैं पर कैपिटा इनकम बोल रहा हूँ आज के दिन पे 2,500, वो 3-3.5 गुना हो सकती है। तो बजाज फाइनेंस ना दोस्तों, अगर यहाँ से कुछ ना करे, चुपचाप बैठा रहे, अपने इसको जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, कस्टमर है, बस उनको ही सर्व करता रहे और उनको ही लोन करता रहे, वो सब करता रहे, तो बजाज फाइनेंस आराम से यहाँ से बिना कुछ किए धरे भी 13-14% का ग्रोथ आपको दे सकता है। नॉर्मली दोस्तों, आप जब किसी को लोन देते हो तो लोन में डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। अब डिफ़ॉल्ट होंगे तो उसकी रिकवरी प्रोसेस होती है। अब बजाज फाइनेंस का जो दोस्तों रिकवरी का प्रोसेस है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ये सुनी सुनाई बात है, हालांकि मैंने देखा नहीं है भाई, मैं सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ कि एक इंसान था, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को कोई स्कूटर गाड़ी गिफ्ट करी थी। मतलब उनको आप बोल सकते दहेज में दी, गिफ्ट थी, जो भी थी, उन्होंने अपने दामाद को दिया था। और उनको दामाद को देने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि कुछ समय के बाद वो थोड़े तकलीफ में आ गए, प्रॉब्लम में आ गए और वो लोन नहीं भर पा रहे थे। तो बजाज वाले ने दोस्तों उनके ससुर के यहाँ पे गए, वहाँ पे उनका डिटेल निकाला, उनसे दामाद का घर का एड्रेस निकाला, दामाद के घर पे गए, दामाद के घर से गाड़ी उठाई और गाड़ी लेके आए। तो आप इस चीज़ से, मैं मेरा स्टोरी बताने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि बजाज फाइनेंस का रिकवरी कितना प्रोसेस। आप नॉर्मली मुंबई में आप छोड़ दीजिए, मुंबई तो काफ़ी मेट्रो सिटी है, ये सब है, तो आप उसमें देख सकते हो। लेकिन अगर आप यही कोई रिकवरी आप गांव खेड़े में करने जा रहे हो, दूर दराज के इलाके में करने जा रहे हो, जब करने जा रहे हो, तो दोस्तों गांव खेड़े में, दूर दराज के इलाके में रिकवरी करने के पहले वहाँ के आपको थाना को आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, वहाँ के सरपंच को आपको कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा, नगर सेवक को लेना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब बजाज फाइनेंस ने आज के दिन पे मार्केट में ये सब जो प्रोसेस बिठाया है ना, इन सब प्रोसेस को चैलेंज करना किसी भी नए प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन काम होगा। नॉर्मली जो दोस्तों हम बजाज फाइनेंस को देखते हैं, बजाज फाइनेंस जैसे आज अपने 5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है और अगले 10 साल में अगर हम इसका देख रहे कि इसका ईपीएस ग्रोथ 5 से 6 गुना हो सकता है। तो अगले 10 साल में दोस्तों अगर इसका ईपीएस ग्रोथ 5 से 6 गुना होगा तो जितना इसका ईपीएस का ग्रोथ आएगा इतना ही इसका शेयर्स का भाव भी बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब है अगर आज बजाज फाइनेंस 5,000 पे ट्रेड कर रहा है तो अगले 10 साल में बजाज फाइनेंस यहाँ से अगर 5 गुना उसका ईपीएस ग्रोथ कराती है 25,000 का बजाज फाइनेंस हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से एक चीज़ ही समझ में आती है, हमने जो पूरा डिस्कशन किया कि बजाज फाइनेंस यहाँ से मल्टीबैगर तो नहीं है, लेकिन एक सॉलिड कंपाउंडर जरूर है जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। और दोस्तों
मतलब मार्केट में अगर आप देखेंगे ना कि मतलब आज के दिन में अगर आप देखेंगे कि अगर कोई कितनी कंपनियां हैं जो 17, 18, 19% के हिसाब से ग्रोथ करे, तो आपको बहुत कम कंपनियां मिलेगी जो 18-20% के CAGR से ग्रोथ कर रही है। तो बजाज फाइनेंस आज के दिन पे भी इतना होने के बाद भी 17-18% ग्रोथ कर रहा है। और जैसे हमने ये सब डिस्कस किया, उसमें से आपको काफ़ी आइडिया आया होगा कि इसके क्या है, कितने प्रोस्पेक्टस हैं, कितने क्लाइंट बेस बन सकते हैं, आगे कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों मार्केट में ना कुछ स्टॉक्स होते हैं कि बाय होल्ड एंड फॉरगेट। तो अगर आप देखेंगे बाय होल्ड एंड फॉरगेट में, तो बजाज फाइनेंस दोस्तों उस कैटेगरी में परफेक्टली फिट बैठता है। ऐसे बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको बजाज फाइनेंस लेना है तो आप इस तरह से आप बजाज फाइनेंस को ले सकते हैं दोस्तों। बट लास्ट में एक डिस्क्लोजर और देना चाहूँगा कि ये एक एजुकेशनल वीडियो था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी को बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कर लें और अपनी एक इंडिपेंडेंट राय जरूर ले लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।